हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस एडुहब। आज के इस वीडियो में हम सिंपलेक्स मेथड को सिंपल तरीके से समझेंगे। लोग उसे कॉम्प्लेक्स मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये मेथड थोड़ा लेंथी है, बट अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो ये मेथड आपको एक्चुअल में सिंपल लगने लगेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना। तो बिफोर वी स्टार्ट with the solution, let's understand what the LPP is. Linear programming का प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम के कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन कंपोनेंट्स दिखेंगे। एक है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल्स आर द एलिमेंट जिसकी वैल्यू हमें डिराइव करनी है या फाइंड करनी है। यूजुअली वो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल। तो इन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी हमें डिसाइड करनी है, इसीलिए उसे डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आंसर फाइंड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है जो आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको इक्वेशन फॉर्म में मिलेगा, मैक्स जेड इक्वल टू समथिंग। ठीक है, सिंपलेक्स मेथड एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको मैक्स जेड का ही आएगा। ठीक है, मिन जेड का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। रीजन बीइंग मीन जेड इज अ डिफरेंट मेथड जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैक्स जेड का मतलब क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, मैक्सिमाइज करना, तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। एंड यहां पर आपको जो वैल्यूज दिख रहे हैं, ये 2 एंड 10, इट इंडिकेट्स कि ये है प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 1 का, प्रोडक्ट 2 का, x1 का, x2 का प्रॉफिट इज गिवन। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आर द लिमिटेशंस, मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, मे बी ये है आपका R1 रिसोर्स 1, ये है आपका R2, दो रिसोर्सेस है। अब ये दो रिसोर्स का क्वांटिटी गिवन है, मतलब आपके पास सिर्फ 20 यूनिट अवेलेबल है, आपके पास सिर्फ 30 यूनिट अवेलेबल है, इससे ज्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड साइन इज लेस देन इक्वल टू। तो आप जो भी कंज्यूम करोगे यहां पर वो लेस देन इक्वल टू द अवेलेबल क्वांटिटी होगा। अब ये इनइक्वालिटी है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 या फिर x1, x2 को मैन्युफैक्चर करने के लिए रिसोर्स 1 का 2 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट इंडिकेट करता है कि आप जितना भी प्रोपोर्शन में रिसोर्स 1 को यूटिलाइज करो, बट इट शुड नेवर गो बियॉन्ड 20। ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाइज टू द रिसोर्स 2। नाउ द थर्ड कंस्ट्रेंट आप जो लास्ट में देखोगे, इसे कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या है कि x1 एंड x2 कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। लॉजिक कॉमन है। आप प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, इन्हें आपने नाम दिया है x1, x2। अब टेबल, पेन, पेन, पेंसिल, जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करोगे वो निगेटिव तो नहीं हो सकता है। मतलब -10 चेयर्स मैन्युफैक्चर किए, -5 पेन्स मैन्युफैक्चर किए, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई ये कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आइदर 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। अगर आपको कोई नेगेटिव वैल्यू मिलता है आंसर में, x1 एंड x2 की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो फिर सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल, मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, सो ये तीन कंस्ट्रेंट है, इन तीनों कंस्ट्रेंट के लिमिटेशंस में ही हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ठीक है, नाउ टू डिसाइड और टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ x1 एंड x2 हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, सिंपलेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड, दो मेथड है टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एलपीपी, बट आज के वीडियो में हम सिंपलेक्स मेथड को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो first step to solve the simplex is to convert the given question। आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसे आपको कन्वर्ट करना है into a standard format। ठीक है, सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। दिस इज द स्टेप 1, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है, उस फॉर्मेट में ये जो इनइक्वालिटीज है ये साइन नहीं होने चाहिए, उन साइंस को हमें
रिमूव करना है, बट मैथमेटिकली रिमूव करना है। ठीक है, सो क्या करेंगे, अब लेस देन इक्वल टू का साइन अगर हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड LHS में कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका एक बेसिक एग्जांपल आपको समझा देता हूं करना क्या है। जैसे अगर मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, आई हैव 100 रुपीज विथ मी, तो मैं जो भी स्पेंड करूंगा वो कितना वैल्यू होगा, आइदर आई विल स्पेंड 100 रुपीज या फिर लेस देन 100 रुपीज, राइट। तो मेरा जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इज लेस देन इक्वल टू 100। इसी फॉर्म में आपको ये इनइक्वालिटी मिलेगी या फिर ये कंस्ट्रेंट मिलेंगे। ठीक है, सो आपका जो भी एक्सपेंसेस है लेस देन इक्वल टू 100। अब अगर मुझे इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, जो मैंने स्पेंड नहीं किया है उसे ऐड करना होगा। लेट्स कंसीडर कि मेरा जो एक्सपेंस है वो है 80 रुपीज का, राइट। सो नाउ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 80 रुपीज इज लेस देन इक्वल टू 100। मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने एक्सपेंस किया 80 रुपीज का। अब मुझे इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मैंने जो स्पेंड नहीं किया, सेव किया है, कितना रुपए सेव किया है, मैंने 20 रुपीज सेव किया है, 20 रुपीज सेव किया है। नाउ इट बिकम्स एन इक्वेशन। तो जो पहले इनइक्वालिटी थी, जैसे 80 इज लेस देन इक्वल टू 100, इस फॉर्म में हमें ये इनइक्वालिटीज दी है, उसे हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो अनयूटिलाइज रिसोर्स है उसे ऐड करना होगा, तो ही वो इक्वेशन बनेगा। तो यहां पर भी हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करनी है। ठीक है, अब जब हम अनयूटिलाइज रिसोर्स ऐड करेंगे तो उसे एक वेरिएबल फॉर्म में ऐड करना होगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं S1 या फिर S2 या फिर S3, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिसोर्स। फर्स्ट रिसोर्स R1 है तो उसका अनयूटिलाइज कैपेसिटी होगा S1। सेकेंड रिसोर्स R2 है तो सेकेंड इनइक्वालिटी में S2 आएगा। अगर आपके पास थर्ड इक्वेशन होता तो थर्ड इक्वेशन में S3 होता। ठीक है, तो हमें ये सारे रिसोर्सेस की जो इनइक्वालिटीज है उन्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो इन सबको कहते हैं स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स, तो S1, S2, S3 जो भी S डिनोट करता है वो है स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल इज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ द रिसोर्स। तो अगर हमने ये अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ द रिसोर्स ऐड कर दी तो क्या होगा, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनइक्वालिटी इनटू एन इक्वेशन जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, सो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट को कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सो पे अटेंशन, यहां पर जो LHS है 2x1 प्लस 4x2, इट विल बी कॉपीड सेम टू सेम। तो मतलब जैसे वैसे हमें लिखना है। क्या है, 2x1 प्लस 4x2, इट इज नॉट चेंज्ड। तो अब अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी को ऐड करना है तो हम कहेंगे प्लस S1। ठीक है, तो ये हो गया अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी। नाउ यू कैन राइट इट एज एन इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया इक्वेशन 1, आपका R1 का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सिमिलरली R2 को भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो करना क्या है, R2 का LHS एज इट इज लिखना है। तो 6x1 प्लस 3x2 प्लस 3x2, यहां पर हमें अनयूटिलाइज कैपेसिटी ऐड करनी है तो प्लस S2, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन है तो S2 होगा, इक्वल टू RHS इज 30, तो उसका कैपेसिटी 30। नाउ ये जो इनइक्वालिटीज थी ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट को सबसे पहले हमने
कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली ये भी आप लिख सकते हो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट जो है x1, x2, s1, s2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ये तो हमारा क्राइटेरिया है, आपका जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बचा क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स जेड का इक्वेशन। नाउ द प्रॉब्लम इज मैक्स जेड इज ऑलरेडी एन इक्वेशन, तो LHS इज इक्वल टू RHS ऑलरेडी है। तो RHS में अगर हमने S1 S2 को ऐड कर दिया, हमारे पास पहले दो वेरिएबल थे x1 एंड x2, बट हमने यहाँ पे और दो वेरिएबल ऐड कर दिए S1 एंड S2। तो अब अगर उन्हें RHS में ऐड करोगे तो आपका ये इक्वेशन नहीं रहेगा। तो वी हैव टू ऐड S1 एंड S2 इन सच अ वे दैट RHS विल रिमेन सेम, मतलब ये जो आपका जो वैल्यू है यहाँ पर 2x1 प्लस 10x2 उसका वैल्यू सेम रहेगा, बट एट द सेम टाइम S1 एंड S2 भी वहां पर लिखोगे। तो मैथ्स में जीरो का कॉन्सेप्ट सबको पता है, अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जीरो बनती है। तो अगर आपने S1 एंड S2 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो होगा, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके आप इसके साथ ऐड कर दोगे तो S1 S2 ऐड भी हो जाएगा ऑन पेपर, बट उससे इक्वेशन में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो वी विल राइट मैक्स जेड इक्वेशन इंक्लूडिंग स्लैक वेरिएबल्स। तो आपको लिखना है मैक्स जेड इक्वल टू, पहले जो RHS से एज इट इज लिखना है, दैट इज 2x1 प्लस 10x2 प्लस S1 को 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, दैट इज प्लस 0s1 प्लस 0s2। तो ये सारे वेरिएबल्स आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 0 से मल्टीप्लाई किया है, वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो LHS विल रिमेन इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, दैट इज कन्वर्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इट शुड टेक हार्डली 1 मिनट टू कन्वर्ट LPP इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। करना कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रेंट में जो भी है S1 S2 ऐड करना है एंड वही कंस्ट्रेंट मैक्स जेड में ऐड करना है विथ 0s1 0s2 एज इट इज लिखना है, आपका कन्वर्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। नाउ इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हमें टेबल में प्लॉट करना है, तो वी नीड अ टेबल। अब टेबल में कितने कॉलम्स कितने रोज रिक्वायर्ड होंगे वो पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें अब इस टेबल में प्लॉट करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने कॉलम्स बना लिए हैं, कॉलम्स एक बार समझ लेते हैं कि कॉलम्स क्या क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम है आपका PU इज प्रॉफिट यूनिट। मैक्स जेड इक्वेशन में मैक्स जेड में जो वेरिएबल की वैल्यू है वो उसका प्रॉफिट पर यूनिट होता है। तो जो भी वेरिएबल हम सॉल्यूशन में कंसीडर करेंगे उसका प्रॉफिट यूनिट हमें यहाँ पे इस कॉलम में लिखना है। दूसरा है BV इज बेसिस वेरिएबल। बेसिस वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स में से जो वेरिएबल हम सॉल्यूशन में कंसीडर करेंगे उसे हमें बेसिस वेरिएबल कॉलम में लिखना है। एंड बेसिस वेरिएबल का क्वांटिटी हमें सॉल्यूशन वैल्यू SV के कॉलम में मिलेगा। SV इज सॉल्यूशन वैल्यू, इट इज द क्वांटिटी ऑफ बेसिस वेरिएबल। सो ये जो फर्स्ट 3 कॉलम है इससे हमारा सॉल्यूशन की वैल्यू हमें मिलेगी, मतलब कौन से वेरिएबल्स को हमें कंसीडर करना है, उसका प्रॉफिट कितना होगा और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, और ये बाकी सारा कैलकुलेशन इन वैल्यूज को डिराइव करने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट 3 कॉलम हो गए। अब उसके बाद आगे के कॉलम में हमें सारे वेरिएबल्स लिखने, जितने भी वेरिएबल आपके इस मैक्स जेड के इक्वेशन में है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के, सारे वेरिएबल्स एक एक कॉलम में आपको लिखने हैं, ठीक है। सो x1 x2 s1 s2 4 वेरिएबल, और हर वेरिएबल का प्रॉफिट पर यूनिट उसके साथ में लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पर 2x1 10x2 0s1 0s2 ये उसका प्रॉफिट पर यूनिट है, वो हमें उसके ऊपर लिखना है CJ के रो में।
आई एक्सप्लेन सीजे क्या है। तो वहां पर हमें लिखना है उसका प्रॉफिट 2, 10, 0 एंड 0। ठीक है, सीजे इज मैक्सिमम अवेलेबल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट अर्न कर सकते। ठीक है, सो ये तो क्वेश्चन में दिया है 2, 10, 0, 0 हमने स्लैक वेरिएबल की वैल्यू लिखी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेडिंग। ये हेडिंग्स आपको पूरे सॉल्यूशन में यूज करें, तो मतलब आप जितने भी टेबल्स बनाओगे सिंप्लेक्स के, सारे टेबल्स में सेम हेडिंग आपको यूज करना। लास्ट जो कॉलम है वो है रेशो का कॉलम, जिसका फॉर्मूला है सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लॉटिंग ऑफ अदर वैल्यूज। ठीक है, तो ये टेबल बन गया। अब इसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, ये जो हम बना रहे सिंप्लेक्स टेबल 1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बेसिस वेरिएबल जो कॉलम है वहां पर हमें बेसिस वेरिएबल में स्लैक वेरिएबल्स लिखने हैं। सो S1 एंड S2 हमारे पास दो स्लैक वेरिएबल है। तो याद रखना जितने भी स्लैक वेरिएबल है S1, S2, S3 जितने भी है वो आपको सबसे पहले लिखने हैं। ठीक है, स्लैक वेरिएबल के साथ उसका प्रॉफिट लिखोगे। प्रॉफिट इज 0, 0। ये कहां से मिलेगा? अपने हेडिंग में लिखा हुआ है, हेडर रो में, तो ये लिख लिया उसका प्रॉफिट। नाउ S1 एंड S2, ये जो S1 एंड S2 है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो इक्वेशन था उसका RHS इज द क्वांटिटी। तो जो बेसिस वेरिएबल का क्वांटिटी है उसके सामने लिखना है। सो S1 का क्वांटिटी 20 यूनिट्स। ठीक है, सो 20 एंड S2 का क्वांटिटी इज 30। ठीक है, ये लिख लिया। अब बचा क्या है? कंस्ट्रेंट में ये जो वैल्यूज है 2x1, 4x2, ये हमें इस टेबल में लिखना है। सो x1 के लिए कंस्ट्रेंट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट वैल्यू इज 2, फिर x2 के लिए इट इज 4, S1 के लिए इट इज 1। तो वैल्यू हमें फर्स्ट रो में लिखना है। ठीक है, सो इट इज 2, देन 4, देन 1 एंड 0। Why 0? क्योंकि यहां पर S2 है ही नहीं, तो S2 इज मिसिंग, दैट्स व्हाई वैल्यू इज 0। देन सेकेंड रो में आप S2 का जो रो है, S2 के रो में उसके वैल्यूज लिखोगे। सो x1 इज 6, then x2 is 3, then there is no S1, so it is 0 and then 1। ठीक है, सारे वैल्यूज हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से टेबल में प्लॉट कर दिए। अब उसके बाद हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। सो इन द थर्ड रो आपको कैलकुलेट करना है ZJ। ठीक है, ZJ कैलकुलेट करने का एक मेथड है। मेथड इज वेरी सिंपल। फॉर ईच कॉलम आपको ZJ कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट SV के कॉलम के लिए अगर ZJ कैलकुलेट करना है, तो हाउ डू वी डू दैट? तो मुझे क्या करना है, ये 20 को मल्टीप्लाई करना है विथ PU एंड 30 को उसके PU के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 20 मल्टीप्लाई बाय PU विच इज 0 एंड दोनों को प्लस करना है, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय इट्स PU विच इज 0। तो जो भी आंसर आएगा वो उस कॉलम में लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम का वैल्यू बदल जाएगा। 20 के बदले अब होगा 2 एंड 30 के बदले इट विल बी 6। ठीक है, सो नाउ 0 विल रिमेन सेम, PU विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये PU कांस्टेंट होगा हर कैलकुलेशन के लिए, बाकी कॉलम के हिसाब से आपकी वैल्यूज बदल दी जाएगी। ठीक है, सो 20 into 0 is 0 and 30 into 0 is again 0। दोनों का टोटल समेशन करना है, दोनों का टोटल विल बी 0। तो एक सिंपल तरीका है, अगर आपको ये फर्स्ट टेबल जल्दी खत्म करना है तो याद रखना फर्स्ट टेबल में आपका PU विल बी ऑलवेज 0। तो हमेशा ZJ, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, ZJ विल बी 0। बट इस स्टेप को याद रखना हमने कैसे किया है,
कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पी यू, दूसरा कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पी यू एंड दोनों का समेशन, ठीक है। सो ZJ हो गया। नेक्स्ट रो में वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा दैट इज CJ माइनस ZJ, ठीक है। CJ ऊपर लिखा हुआ है कॉलम सबसे टॉप रो में, ZJ आपने अभी कैलकुलेट किया, तो CJ को यूज करना है CJ माइनस ZJ। तो CJ यहां पर कैलकुलेट नहीं होगा डेल्टा, देन 2 माइनस 0 आंसर इज 2, 10 माइनस 0 आंसर इज 10, देन 0 माइनस 0 आंसर इज 0 एंड अगेन 0। ये हो गया डेल्टा दैट इज CJ माइनस ZJ। डेल्टा इज नथिंग बट अवेलेबल प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सो आपके पास जो भी प्रोडक्ट से अंडर कंसिडरेशन उसकी अब अवेलेबल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ZJ आपको डिराइव्ड प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट या लॉस आपको पता चलेगा कि अभी के हिसाब से क्या हो रहा है। तो CJ माइनस ZJ आपको पता बताएगा कि अब उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है। सो सिंस आपका प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सारी की सारी कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है, तो आपका प्रॉफिट 0 ही है। दूसरा, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट अचीव करने का कैपेसिटी भी अभी उतना ही है, ठीक है। सो यहां तक हम आ गए डेल्टा, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डेल्टा। डेल्टा इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। एक यूनिट अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। इट इंडिकेट्स नाउ जहां पर ज्यादा प्रॉफिट है आप उसी को कंसीडर करोगे एज अ बिजनेसमैन। मुझे प्रोडक्ट X1 में 2 का प्रॉफिट मिल रहा है, X2 में 10 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो लॉजिकली आई विल कंसीडर X2 क्योंकि मुझे वहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो वही लॉजिक हमें यूज करना है। वी हैव टू सिलेक्ट दिस एंटायर कॉलम, ठीक है। उस कॉलम को आप नाम दोगे की कॉलम, की कॉलम, ठीक है। की कॉलम क्या होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा, ठीक है। ये जो डेल्टा का रो है इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम होना चाहिए प्लस पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये 0 है तो कुछ काम का नहीं है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो कुछ काम की नहीं है। हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, उसमें से मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा, ठीक है। सो जो मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा है ये कॉलम, इसे हम कंसीडर करेंगे की कॉलम, ठीक है। सो उस कॉलम को हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। इस कॉलम को हमें हाईलाइट करना है। ये हो गया आपका की कॉलम। अब इस की कॉलम में आपको जो भी वैल्यूज मिल रहे हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो ये जो वैल्यूज है 4 एंड 3, इनको कहते हैं की कॉलम एलिमेंट। ये जो एलिमेंट्स है 4 एंड 3, ये कहां पे है, की कॉलम को बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनको की कॉलम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। टॉप में जो वेरिएबल है X2, ठीक है, X2 भी एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है क्योंकि वो की कॉलम का वेरिएबल है, ठीक है। की कॉलम का वेरिएबल, इस की कॉलम का जो वेरिएबल है इज कॉल्ड एज आउटगोइंग, सॉरी इनकमिंग, इट इज इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है, या फिर एंटरिंग वेरिएबल। मतलब आपके सॉल्यूशन में बेसिस वेरिएबल में अभी तक ये X2 नहीं था, बट अगली स्टेप में आप उसे इंक्लूड करोगे, ठीक है, तो वो एंटर होगा सॉल्यूशन में। उसे कहते हैं इनकमिंग वेरिएबल या फिर एंटरिंग वेरिएबल। इट इज द वेरिएबल ऑफ की कॉलम। की कॉलम का जो वेरिएबल है उसे इनकमिंग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। सो ये हो गया X2। नाउ की कॉलम हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको रेशो कैलकुलेट करना है। रेशो का फॉर्मूला सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट।
सो आपका सॉल्यूशन वैल्यू फर्स्ट रो का सॉल्यूशन SV इज 20, ठीक है। सो 20 डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट। इस फर्स्ट रो का की कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? दिस इज 4, सो उसे यूज करना है। तो 20 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 5, राइट। सेम वे फॉर सेकेंड रो, S2 का जो रो है इसमें SV इज 30, ठीक है। सो 30 लिख लिया। एंड उस रो का की कॉलम में एलिमेंट कौन सा है? जस्ट गो थ्रू द रो। यहां पे 3 मिल रहा है की कॉलम के अंदर, तो वो हो गया उसका की कॉलम एलिमेंट। तो डिवाइड बाय 3, आंसर इज 10, ठीक है। सो आपने रेशो कैलकुलेट किया 5 एंड 10। अब यहां पर आपको कंसीडर करना है मिनिमम रेशो, ठीक है। तो आपको मिलेगा की रो, ठीक है। की कॉलम के लिए ये क्राइटेरिया, की रो के लिए क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम पॉजिटिव रेशो, ठीक है। सो मिनिमम पॉजिटिव रेशो आपको कंसीडर करना है, जो होगा आपका की रो। सो लेट्स मार्क, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू दोनों भी पॉजिटिव है, उसमें से मिनिमम इज 5, ठीक है। सो इस पूरे रो को हम मार्क कर लेते हैं। मार्क कर लिया, तो ये हो गया आपका की रो, ठीक है। की रो मिनिमम पॉजिटिव रेशो। अब इसमें जो वेरिएबल है S1, ये जो S1 है वो हो गया आपका आउटगोइंग वेरिएबल, ठीक है। सो आउटगोइंग वेरिएबल क्या है? S1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। एंड इनकमिंग वेरिएबल क्या है? इनकमिंग वेरिएबल इज X2, डन। तो यहां पर हमें इनकमिंग वेरिएबल एंड आउटगोइंग वेरिएबल्स मिल गए। इस टेबल का यूज खत्म हो गया, ठीक है। नाउ वी विल हैव टू प्रिपेयर अ न्यू टेबल। तो आप ऐसा ही एक नया ब्लैंक टेबल बना सकते हो, या फिर कॉलम्स को थोड़ा एक्सटेंड करके भी काम कर सकते हो, जहां पर ये जो फर्स्ट 2 रोज है हेडिंग वाली वो कॉमन होगी, वही हमें यूज करनी, ठीक है। सो लेट्स प्रिपेयर द सेकेंड टेबल। अब सेकेंड टेबल में भी हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेरिएबल्स थे उन्हें स्वैप करना है, मतलब इनकमिंग को सॉल्यूशन में कंसीडर करना है। तो X2 was incoming, S1 was outgoing। तो सबसे पहले आप लिख लो, S2 के बदले हमें लिखना है X2। S2 चला गया, X2 इनकमिंग सॉल्यूशन में आ गया। X2 का प्रॉफिट इज 10, तो उसके सामने वो प्रॉफिट लिख लिया। S2 ये जो सेकेंड रो है इट इज इंटैक्ट, तो उसको यूज करना है एज इट इज। सो सेकेंड रो इज S2, S2 का प्रॉफिट इज 0, ये लिख लिया। तो वेरिएबल्स हमने स्वैप कर लिए, आउटगोइंग वेरिएबल चला गया, इनकमिंग वेरिएबल आ गया, S2 को एज इट इज लिखा, ठीक है। अब इसके बाद जो भी वैल्यूज है हमें अब सारी न्यू वैल्यूज कैलकुलेट करनी, ठीक है। एंड वो जो पूरा कैलकुलेशन होगा इट विल बी पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट, तो केयरफुली करना है। एंड अगर आप उसे लिख के करोगे तो ही वो वैल्यूज सही तरीके से आपको मिलेगी, अदरवाइज एरर हो सकता है, ठीक है। सो यहां पर हम वो सारा कैलकुलेशन करेंगे। आप चाहो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख दो, सो दैट आप रेफर कर सकते हो। नाउ वी विल कैलकुलेट न्यू वैल्यूज ऑफ ऑल द रोज। ठीक है। अब आपके पास दो टाइप के रो है, एक हो गया ये की रो, दूसरा हो गया अदर रो। की रो एंड अदर रो। अदर रो एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब अगर आपके पास S3 होता तो थर्ड रो अदर रो होता, बट की रो एक ही होगा, ठीक है। तो आपके पास
रो वाइज कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले की रो का न्यू वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला न्यू वैल्यूज ऑफ की रो। ठीक है, न्यू वैल्यूज ऑफ की रो। फॉर्मूला इज वेरी इजी। करना क्या है, आपको ओल्ड वैल्यू को यूज करना है एंड की एलिमेंट से उसे डिवाइड करना है ना। व्हाट इज की एलिमेंट? की एलिमेंट इज द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम। दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहां पर 4, वो हो गया आपका की एलिमेंट। सो पूरे टेबल में आपको एक ही की एलिमेंट मिलेगा विच इज एट द इंटरसेक्शन, तो उसे यूज करना है। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। की एलिमेंट इज द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम। तो ओल्ड वैल्यू को एज इट इज लिखना है एंड उसे यूज करके कैलकुलेशन करना है। तो हम उसी सीक्वेंस में लिखते हैं 20, उसके बाद 2, देन 4, देन 1 एंड देन 0। ठीक है, आपके पास 20, 2, 4, 1, 0 ये ओल्ड वैल्यूज है। सारे ओल्ड वैल्यूज को आपको किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो 20/4, 2/4, 4/4, 1/4, 0/4। इसका जो भी आंसर आएगा आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है। तो ये 20 की जगह पे उसका आंसर लिखेंगे। सो इट इज 20 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 5। देन 2/4, इट इज नथिंग बट 1/2। आप चाहो तो 2/4 लिख सकते हो या फिर 1/2 करके लिखो। सो इट इज 1/2। देन 4/4, 4/4 इज इक्वल टू 1। देन 1/4 उसे एज इट इज लिखना 1/4। देन लास्ट वन इज 0/4, तो उसे हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, इंफिनिटी होगा तो भी हमें यहां पर 0 ही लिखना है। ठीक है, सो सारे वैल्यूज न्यू वैल्यूज लिख दिए। कैसे कैलकुलेट किया? ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमने फ्रैक्शन में लिखा है उसे एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने जाओगे तो फिर एरर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में आपको सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल्स तक की वैल्यू मिलती है। फॉर दैट एरर ना हो इसीलिए हमें ये एज इट इज लिखना है। ठीक है, याद रखना। तो 1/2, 1/4 एज इट इज लिखा। अब हमें सेकेंड रो का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सेकेंड रो को हम क्या कहते हैं? अदर रो। ठीक है, सो ये हो गया न्यू वैल्यू ऑफ की रो। फिर हमें फाइंड करना है न्यू वैल्यू ऑफ अदर रो। न्यू वैल्यू ऑफ अदर रो फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड दैट? उसका फॉर्मूला थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा, बट अगर आपको 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स आता है तो यू कैन मैनेज विद दैट। ठीक है, तो करना क्या है? आई राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। न्यू वैल्यू ऑफ अदर रो, तो अदर रो जितनी भी होगी उन सबके लिए ये सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, सो फॉर्मूला इज ओल्ड वैल्यू, फॉर्मूला इज ओल्ड वैल्यू, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ओवी इज ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू माइनस इनटू द ब्रैकेट न्यू वैल्यू ऑफ की रो। मैंने यहां पे लिखा है NVKR। इसका मतलब क्या है? ये जो हमने आंसर फाइंड किया था यहां पर, न्यू वैल्यू ऑफ की रो, इसे यूज करना है एंड मल्टीप्लाई दैट विथ की कॉलम एलिमेंट। उस रो का, ये जो S2 का रो है, इस रो का की कॉलम का एलिमेंट इज 3, तो मल्टीप्लाई बाय की कॉलम एलिमेंट। इट इज नॉट की एलिमेंट। की एलिमेंट की रो के लिए यूज होगा, अदर रो के लिए की कॉलम एलिमेंट यूज होगा। ठीक है,
तो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसे यूज करके हमें वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू को, ये जो ओल्ड वैल्यूज है उन्हें हम सीक्वेंस में लिख लेंगे। ठीक है, ये ऐसे लिखोगे तो आपका एरर नहीं होगा, मैन्युअली करने जाओगे तो फिर एरर हो सकता है। तो पहले लिख लो सीक्वेंस में क्या है, ओल्ड वैल्यू 30, 30 के बाद इट इज 6, आफ्टर 6 इट इज 3, देन 0, देन 1। फिर इन वैल्यूज में से, ओल्ड वैल्यू में से माइनस करना है, सो माइनस का साइन दे दिया, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर न्यू वैल्यू ऑफ की रो। व्हाट इज न्यू वैल्यू, ये जो यहाँ पे आपने लिखा है न्यू वैल्यू ऑफ की रो। सो 5 1/2 उसी सीक्वेंस में लिखना है। सो 5, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1, देन 1/4 एंड लास्ट वन इज 0। ठीक है, हमने उसी सीक्वेंस में लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन दे दो। उसके बाद की कॉलम एलिमेंट, S2 का रो, सेकेंड रो, अदर रो, इसका की कॉलम एलिमेंट इज 3, तो हर जगह पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, नाउ इफ यू सॉल्व दिस, फाइंड द वैल्यूज, आपको ये नया आंसर मिलेगा, नया वैल्यूज मिलेगा। सो लेट्स सॉल्व इट। लाइक आई सेड इट्स अ सिंपल बेसिक मैथ्स। आपको पता होगा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 5 into 3 is 15. So 30 minus 15, answer is 15. So ये मिल गया आपको फर्स्ट न्यू वैल्यू, वेरी इजी टू कैलकुलेट। देन 6 minus 1/2 into 3, so it is 3 multiply by 1/2, that means 3/2. 3/2, 6 minus 3/2। आई होप ये कैलकुलेशन आपको आता है। अगर नहीं आता है तो लाइक ऐसे थोड़ा सा प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के बुक्स रेफर कर लो, आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट एक बार बता देता हूं आपको, कैसे कर रहे हो आप। 6 minus 1/2 into 3 is 3/2, so it is 3/2। so यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है जिसको हमें 2 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा विथ 6, तो क्या बनेगा, इट इज 12 minus 3 एंड फिर डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा विच इज 2। सो 12 minus 3 is 9, 9/2, दिस इज द आंसर। तो आपको यहां पर ये आंसर लिखना है विच इज 9/2। ठीक है, सो एक वैल्यू मिल गया। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 into 1 is 3, 3 minus 3, आंसर विल बी 0। देन 1/4 into 3 is nothing but 3/4। अब 0 minus 3/4, आंसर होगा -3/4। ये थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम कैलकुलेशन। 1 minus 0 into 3, तो 0 हो जाएगा, 1 minus 0 is 1। so these are the new values। अब ये न्यू वैल्यूज हमें इस टेबल में लिखना है उसी सीक्वेंस में। तो फर्स्ट वाज 15, 15 के बाद इट इज 9/2, 9/2 के बाद 0, देन -3/4 एंड लास्ट वन इज 1। ठीक है, ये आपका सेकेंड रो का न्यू वैल्यूज आर डन। ठीक है, न्यू वैल्यूज हो गया। अब इसके बाद लाइक यहाँ पे हमने किया था ZJ कैलकुलेट किया था, फिर CJ माइनस ZJ, सेम स्टेप फिर से रिपीट करना है। तो यहां पर अब हमें ZJ कैलकुलेट करना है। ZJ आई होप यू रिमेंबर, हमें कैसे कैलकुलेट करना है, उस कॉलम का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट यूनिट, उस कॉलम का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट यूनिट, दोनों का समेशन। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट। 5 into 10 is 50, 15 into 0 is 0, so 50 plus 0 आंसर will be 50। तो हमने लिख दिया ZJ 50। फिर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। अब और एक सिंपल शॉर्टकट है, यहाँ पे 0 है तो 0 से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 0 ही आने वाला है, उसका समेशन करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस रो को फॉर दिस कैलकुलेशन वी कैन निगलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करना है। सो बच्चा क्या है, एक ही रो, ये आपको आपका टाइम सेव करेगा इन कैलकुलेशन। ठीक है, सो करना क्या है, अब ये 5 into 10 हो गया 50, 1/2 into
10. So it is 10 by 2. 10 by 2 is nothing but 5. Then 10 into 1 is 10. Then 1 by 4 is nothing but 10 by 4. You can call it as 5 by 2. And last one, 10 into 0 will be 0. 1 into 0 is also 0. So last column 0 हो गया. So ये हो गया आपका ZJ. After ZJ, you have to calculate CJ minus ZJ, that is delta. So let's calculate delta CJ minus ZJ. ठीक है, डेल्टा CJ माइनस ZJ. तो यहां पर डेल्टा कैलकुलेट नहीं होगा. नेक्स्ट x1 के कॉलम जहां से वेरिएबल है वहां पे डेल्टा कैलकुलेट होगा. सो x1 का CJ इज 2 जो हमने टॉप में लिखा है. सो 2 माइनस ZJ, ZJ इज 5. 2 माइनस 5 आंसर इज माइनस 3. फिर 10 माइनस 10 आंसर इज 0. फिर 0 माइनस 5 by 2 आंसर इज माइनस 5 by 2. एंड लास्ट वन 0 माइनस 0 आंसर इज 0. सो डेल्टा वैल्यूज आर डन. ठीक है, अब हमें देखना है यहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा वैल्यू कहां पे मिलती है. ठीक है, उस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे. सो लेट्स चेक यहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा वैल्यू कहां पे मिलती है. इज इट पॉजिटिव? नो. इज इट पॉजिटिव? नथिंग इज पॉजिटिव. आइदर 0 है, लेस देन 0. इसका मतलब क्या है, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया. दिस इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. कैसे पता चला? डेल्टा में देयर इज नो पॉजिटिव डेल्टा वैल्यू. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स all delta values, delta is indicated by this triangle, delta values are less than equal to 0. This is the criteria to check whether the solution is optimal or not. Optimal solution का criteria is all delta value should be less than equal to 0. Like in this case, all are less than equal to 0. So the solution is optimal. आपको इसके आगे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. याद रखना, जब तक आपको ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो टेबल्स कंटिन्यू करने. रीजन क्या है? अगर मुझे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे ये 3 रुपीज माइनस नहीं होता, प्लस 3 रुपीज होता. व्हाट डज दिस इंडिकेट? डेल्टा इंडिकेट्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट. ठीक है, सो अगर ये पॉजिटिव 3 होता तो उसका मतलब क्या है, मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट होगा. एज अ बिजनेसमैन मुझे अगर 1 रुपए का भी प्रॉफिट होगा तो मैं वो बिजनेस करूंगा. तो इसका मतलब है यहां पर अगर प्रॉफिट है तो मैं आगे और इंप्रूव करते जाऊंगा. बट यहां पर इट इज -3. -3 इंडिकेट्स कि अगर मैंने और प्रोडक्शन किया तो मुझे 3 रुपए का लॉस होगा. यहां पर मुझे -5 by 2 मतलब 2.5 रुपीज का लॉस होगा. सो अगर मुझे लॉस होने वाला है तो उसके आगे मैं बिजनेस नहीं करूंगा. ठीक है, सो ये हो गया हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन. डेल्टा वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0. एक भी पॉजिटिव डेल्टा नहीं मिला, मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया. नाउ एंड में आपको स्टेटमेंट देना है. ठीक है, ये लिख लिया हमने कि ऑल डेल्टा वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल. अब नेक्स्ट हमें लिखना है प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसकी हम कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे पता चलेगा? लाइक वी हैव डिस्कस्ड, ये है बेसिस वेरिएबल जो हम सॉल्यूशन में कंसीडर करेंगे, और ये होगा उसका एसवी मतलब उसकी क्वांटिटी. तो बेसिस वेरिएबल में क्या है हमारे पास? वी हैव दिस x2 और उसका क्वांटिटी कितना है? 5. इसका मतलब है प्रोडक्ट मिक्स में हम x2 को कंसीडर करेंगे 5 यूनिट. वी डू नॉट हैव x1 यहां पर ऊपर है बट बेसिस वेरिएबल में नहीं है. मतलब ये है कि x1 को हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे. सो हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें हम लिखेंगे x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 5. हम 5 यूनिट्स बनाएंगे. ठीक है, सो ये हो गया. नाउ
प्रॉफिट कितना होगा हमें, अगर हम 5 यूनिट्स ऑफ x2 बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, वो होगा हमारा ऑप्टिमल प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे मैक्स z इक्वल टू 50। ये 50 कहां से आया, दो तरीके, ठीक है। ये x1 x2 को इफ वी सब्स्टिट्यूट इन द मैक्स z इक्वेशन, 2x1, x1 इज 0, 10 into x2 दैट इज 5, तो 10 into 5 50, राइट। अब सेम ये जो आंसर है आपको यहां पे भी मिला है, यू कैन चेक। ये zj का ये जो वैल्यू था इट इज 50, इट इज नथिंग बट मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन डिराइव। ये है x2 जो आप प्रोड्यूस करोगे, ये है 5 उसका क्वांटिटी, और ये है 10 उसका प्रॉफिट। सो 10 into 5 आंसर इज 50, आपका मैक्स z इज 50। सेम आप इक्वेशन भी यूज करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। सो द सॉल्यूशन इज डन। सो दिस वाज सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। There is another method to solve LPP which is called as graphical method. If you want me to teach that, I will explain the method in detail, but for that you will have to comment whether you want that video or not. For now we'll stop here, but याद रखना ये method simplex है अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे। सिंपलेक्स मेथड सिंपल करनी है तो ये कैलकुलेशंस को आपको अच्छे से करना होगा। बहुत सारे बच्चे ये नंबर्स देख के डर जाते हैं एंड अवॉइड करते हैं। उसको अवॉइड करने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल है। 5th-6th स्टैंडर्ड्स का मैथ्स है, आप इजीली मैनेज कर पाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो एंड ये इस वीडियो को चाहो तो बार बार देख लो, सो दैट आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू कमेंट इफ यू वांट मोर वीडियोस like this. Thank you.